मैं हूं डॉक्टर प्रभात। खास खबर में आज हम उस मुद्दे को लेकर बात कर रहे हैं जिससे सिर्फ एक राज्य ही नहीं, देश के कई राज्य हैं जो पीड़ित हैं। बात कर रहे हैं अपराध की, और ये अपराध भी छोटे से लेकर बड़े हर श्रेणी के हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ अपराध करने वाले लोग बल्कि उसके अलावा जो आम जनता है, जिसका उन अपराधियों से कोई सरोकार नहीं है, वो भी उनसे पीड़ित है, उसमें भी खौफ है। पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम की अगर बात करें तो राजस्थान में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिन्होंने अपराधियों पर जो डर होना चाहिए, अपराधियों में जो डर होना चाहिए पुलिस का, वो डर कहीं नजर नहीं आ रहा। सरेआम फायरिंग हो रही है। प्रॉपर्टी डीलर का जो मामला था जिसमें सरेआम उनको गाड़ी से निकालकर उनका मर्डर किया गया। इसके अलावा अगर बात करें, जयपुर में एक और अभी 2 दिन पहले मामला हुआ जिसमें सरेआम एक लड़की को पीठ में गोली मारी गई। और ये सिर्फ एक घटना नहीं है। राजस्थान से अलग अगर हम उत्तर प्रदेश की तरफ चले जाएं तो वहां पर भी यूपी सरकार हालांकि दावे तो ये करती है कि कोई भी लड़की रात को 12 बजे गहने पहनकर अकेली निकल सकती है, लेकिन दिन दहाड़े यहां पर लड़कियों को घर से निकालकर अगवा किया जाता है, उनसे दुष्कर्म की कई घटनाएं होती हैं और उसके बाद न्याय के लिए उनके परिवार के लोगों को सालों तक भटकना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। ये सिर्फ एक देश का या फिर ये कहे कि राज्य का विषय नहीं है, ये हमारी सोच को भी एक तरह से इस दिशा में सोचने के लिए हमें मजबूर करता है कि आखिर हमारी सोच में ऐसा क्या बदलाव आया है कि लोग अब इन अपराधों को करने से पहले कोई भी ऐसा एक उनके दिमाग में एकमात्र 1% भी ऐसा कोई विचार नहीं आता कि हमें ये नहीं करना चाहिए, चाहे अपराध के हम किसी भी कैटेगरी की किसी भी वर्ग की बात करें। इस विषय को लेकर बात करेंगे और इसका एक क्या सॉल्यूशन हो सकता है, विषय क्या जो है उसके कारण क्या है, इस अपराध के इतने बढ़ते जो मामले हैं उनके क्या निदान हो सकते हैं, उनको लेकर एक विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। राजनीति अपने स्तर पर इसमें किस तरह की कोशिशें कर सकती है और पुलिस विभाग का अनुभव इसमें क्या कहता है, इन सबको लेकर बात करेंगे। हमारे साथ विशेषज्ञों का एक पैनल जुड़ा हुआ है, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। पूर्व आरपीएस वरिष्ठ पुलिस अधिकारी योगेंद्र जोशी जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। भाजपा से आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है और कांग्रेस से प्रतिष्ठा यादव जी हमारे साथ इस विषय पर जुड़ी हुई है। चूंकि राजस्थान की बात चल निकली है तो सबसे पहले प्रतिष्ठा जी आपके पास आना जरूरी है। कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री, उनकी बेटी गायब हो जाती है और उसके बाद करीब 3 दिन बाद, 2 से 3 दिन का वक्त लगता है और गुजरात से उसे दस्तयाब किया जाता है। अगर इस तरह की कैटेगरी हो गई कि जो मंत्री हैं जिनका बहुत अपना एक वर्चस्व होता है, उनके पास पावर होती है, उनके पास राजनीति में अच्छे ताल्लुकात होते हैं, महकमे में उनके अच्छे ताल्लुकात होते हैं, उसके बावजूद अगर उनके परिवार के लोग सुरक्षित नहीं हैं तो आम जनता अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करे? देखिए, ये अपराधी जो प्रवृत्ति जिनकी भी होती है, जो हमारे समाज में जो असामाजिक तत्व जिनको हम कहते हैं, जिनकी मानसिकता ही दूषित होती है, कहीं ना कहीं वही लोग अपराध की तरफ बढ़ते हैं। और उनके लिए आम और खास क्या, उनके लिए तो मेरे ख्याल सभी बराबर होते हैं, उनका जहां दाव लग जाता है वहां पर वो गलत करते हैं। तो ये जो घटनाएं दिन प्रतिदिन समाज के अंदर, ना केवल राज्य में बल्कि पूरे देश के अंदर ही, हमारे हर जिले, हर राज्य में, पूरे देश में घटनाएं देखने को मिलती है। और ये वाकई में शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं। ये सोचने का विषय है कि हमारे जो मानव मूल्य है, भारतीय जो संस्कृति, जिसकी हम बहुत बड़ी बड़ी बातें, अगर संस्कृति की बात चले तो हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं सामने आती है तो संस्कृत और जो जीवन मूल्य, जो हमारे संस्कार है, वो सब कहीं ना कहीं दूर धरे नजर आते हैं। मैं एक महिला हूं तो मैं महिलाओं के साथ भी जो देश में घटनाएं होती हैं उन पर भी हम देखते हैं कि सब कुछ तार तार हो जाता है। तो ये पूरे एक राजनीति का विषय ना होकर एक सामाजिक विषय ज्यादा है, क्योंकि इसको सुधार की जरूरत है। सरकार तो अपराधी को दंड दे सकती है, लेकिन पहले से जब तक कोई अपराध ना हो किसी को चिन्हित नहीं किया जा सकता कि ये अपराधी है, ये क्या है। लेकिन एक व्यवस्था जो होती है उससे एक माहौल तो बनाया जा सकता है ना। क्यों अपराधी को ये डर ही नहीं रहा कि वो अपराध करेगा और उसके बाद उसे कोई नहीं पकड़ पाएगा? और जिसमें तो मैंने आपको जो उदाहरण दिया है, अगर उनके दिमाग में इतना सा भी खौफ नहीं है कि किसी मंत्री की बेटी को वो अगवा करके ले जाएं, तो ऐसे में फिर आम आदमी कैसे सोचे? मैं ये कह रहा हूं कि माहौल क्यों नहीं बन पा रहा, अपराधियों में उस स्तर का डर क्यों नहीं? और एक और विषय, गुजरात, अगर हम दिल्ली की वहां की बात करें, पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, वहां पर जो गैंगस्टर हैं वहां के पुलिस उन पे नकल कसने की कोशिश करती है तो राजस्थान की तरफ आते हैं, ऐसा क्यों?
देखिए, वो तो अगर राजस्थान की पुलिस जिन पर नकेल कसती है तो वो दूसरे राज्य में शरण ले लेते हैं। वो ये एक इन लोगों की प्रवृत्ति है कि ये छुप के इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं। राजस्थान के भी बहुत सारे ऐसे अपराधी हैं जो दूसरे जिलों से पकड़े जाते हैं। और ये अगर आप देखेंगे कि इसमें जो अपराधी अपराध करते हैं तो जो सजा का मामला है वो राजस्थान पूरे देश में नंबर 1 पर सबसे त्वरित न्याय अगर कहीं मिलता है तो राजस्थान के अंदर मिलता है। लेकिन इसमें एक चीज मैं महसूस करती हूँ, मैं आपको कांग्रेस पार्टी से हूँ इसलिए नहीं कह रही, मैं एक महिला होने के नाते कहती हूँ कि जब इस तरह का कोई न्याय होता है, किसी को सजा मिलती है, तो हमें उस पर भी डिबेट या उसका प्रचार मीडिया को पूरे जोर शोर से करना चाहिए, ताकि जो अपराधी उन तक ये बात जा सके कि इस केस में ये हुआ था और उसका ये सजा मिली है। तो अपराधियों को जो सजा मिलती है तो उसमें एक लाइन में खबर आके और बंद हो जाती है, उसमें कोई बहुत बड़ा नहीं होता। तो कहीं ना कहीं इस चीज का भी प्रचार करने की जरूरत है कि जो सजाएं मिल रही है तो उससे, क्योंकि उससे क्या है कि जो दूसरे लोग हैं उनमें एक भय तो उत्पन्न होता है कि हाँ, अगर आप गलत करोगे तो आपको सजा मिलेगी। क्योंकि अभी तक मोस्टली हमने देखा कि लोग बच के भाग जाते थे, लेकिन इस बार हम काफी चीजों में देख रहे हैं कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनके त्वरित न्याय पालिका ने उस पर संज्ञान लेकर और उन पे डिसीजन जल्दी हुए हैं। तो वो एक अच्छी सरकार की पहल है, और कि सरकार जो अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं जो अपराध करने के बाद उनको सजा देने का काम त्वरित न्याय के द्वारा किया जा रहा है। तो इसका प्रचार भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब अपराधी को ये पता चलेगा, अभी तक एक सोच है कि अपराध कर दिया, थोड़ा अगर मान लो जेल में भी चले गए तो कहीं ना कहीं से इधर उधर छोटे मोटे, क्योंकि कानून में सबको संरक्षण मिलता है और छोटी छोटी बारीकियों से कहीं सबूतों के अभाव में कहीं किसी ना किसी रीजन से लोग बच के निकल जाते हैं, कोई ना कोई गली वो निकाल लेते हैं। लेकिन जिन अपराधों में न्याय मिलता है, जो पीड़ित होता है उसको, तो उसका प्रचार प्रसार भी सरकार को भी करना चाहिए और मीडिया को भी इसमें आगे आना चाहिए कि हाँ, इन चीजों में न्याय हुआ है। सरकार अपनी तरफ से क्या करती है नहीं करती है इसको तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मीडिया कर्मी होने के नाते ये मीडिया तो सुनिश्चित करती ही है इस बात को। ऐसा नहीं है कि एक लाइन में खबरें चलती हैं, पूरा डिटेल में उसको बताया जाता है कितना उस पर अर्थदंड लगा है, कितने दिनों तक कितने गवाहों ने इसमें बयान दिए और पुलिस ने इसमें किस तरह से तुरंत इसमें एक्शन लिया, जो चालान पेश होना था कितने कम समय में हुआ, डिटेल से हम दिखाते हैं। मीडिया ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपराध होता है उसको दिखाता है, लेकिन अपराध में अगर कोई दंड दिया गया है तो उसको। मेरा अपना व्यू है कि अगर इस तरह के जो डिसीजन होते हैं उन पे अगर डिबेट भी रखी जाए तो लोगों में और अच्छे से मैसेज उस चीज का जा सकता है कि हाँ, जो अपराध हुआ था उसका कुछ हुआ। ये मेरा आशीष जी, आपने सुना भी प्रतिष्ठा जी को, आप इत्तेफाक रखते हैं क्योंकि एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं उनकी बातों को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं? देखिए प्रभात जी, मैं प्रतिष्ठा जी की बात को भी सुन रहा था और हमको देखिए राजस्थान पुलिस का एक स्लोगन है प्रभात जी कि अपराधियों में भय और आम जन में विश्वास। और अगर हम एक्चुअल ग्राउंड लेवल पर अगर स्थिति देखें तो इसकी जस्ट रिवर्स स्थिति है। अपराधियों में कोई भय नहीं है, आम जन पूरी तरह से भयभीत है। और वैसे मैं इसमें पॉलिटिक्स करना नहीं चाहता हूं, मैं आपको आंकड़ों के साथ कुछ चीजें प्रस्तुत करूंगा। लेकिन प्रभात जी क्या होता है कि जो शीर्ष स्तर पर जो पॉलिटिशियन बैठे होते हैं उनकी एक जिम्मेदारी होती है। अगर हम बात करें राजस्थान की तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी राजस्थान के गृह मंत्री भी हैं। उनकी ये जिम्मेदारी है कि राजस्थान की 8 करोड़ जनता में वो सुरक्षा की भावना पैदा करें। लेकिन जो प्रायोरिटी है ना वो मुख्यमंत्री जी की डीरेल हो रखी है। जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं उनको केवल अपनी कुर्सी की सुरक्षा करनी है और एक भय जो अपराधी में बनाना है वो भय नहीं बना करके वो सचिन पायलट जी के पीछे पड़े हुए हैं कि किसी तरह से वो उस कुर्सी पर ना आ जाए। और आए दिन उनके इस तरह से बयान आते रहते हैं। आज भी उनका एक इंटरव्यू एनडीटीवी में चल रहा है। एनीवे, मैं वापस अपराध पर आता हूं। प्रतिष्ठा जी अभी बोल रही थी कि जिस तरह से बाहर के गैंगस्टर राजस्थान में शरण लेते हैं, राजस्थान की भी दूसरी जगह शरण लेते होंगे। प्रभात जी, अभी 2 दिन पहले ही जो पंजाब पुलिस है उसने एक गैंगस्टर को पकड़ा है और उसकी पांव में गोली लगी है। रमजान। और उत्तर प्रदेश में भी हम आए दिन देखते रहते हैं किस तरह से वहां पे अपराधियों में भय है। वहां पे पुलिस जो है बाकायदा एनकाउंटर भी करती है, अपराधियों में एक भय भी व्याप्त होता है। प्रतिष्ठा जी को एक केस बताना चाहिए राजस्थान पुलिस का कि राजस्थान पुलिस जो है दूसरी स्टेट में गई और अपराधी को गोली मार करके लेके आई है पांव में। आप देखिए पूरे देश के अपराधी राजस्थान को एक तरह से अपना सुरक्षित जगह मान रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में जो आंकड़े हैं वो बहुत डराने वाले हैं। प्रतिष्ठा जी स्वयं एक महिला हैं और हमको कोई भी बात तथ्यों और सत्यों के आधार पर करनी चाहिए।
प्रभात जी, जब से राजस्थान में ये सरकार बनी है 2018 दिसंबर में, 2019 की बात कर लें, 2020 की बात कर लें, 2021 की बात कर लें, तीनों सालों में एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं रेप केसेस और अटेम्प्ट टू रेप केसेस में, वो राजस्थान में इतने ज्यादा शर्मसार करने वाले हैं। जी कंटिन्यू कीजिए। हेलो जी जी कंटिन्यू कीजिए। जी तकनीकी कारणों से हमारे साथ बीच में कट गए हैं। मैं लौटूंगा उनके पास। हमारे साथ योगेंद्र जोशी हैं। योगेंद्र जी, देखिए अपराधों की अलग अलग कैटेगरी हम बात करें, देखिए घरेलू अपराध उसका। जी जी आशीष जी, आवाज आ रही है? जी अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए प्रभात जी, राजस्थान की मैं बात करूं तो 2021 का जो आंकड़ा है रेप और अटेम्प्ट टू रेप का, उसमें राजस्थान में 6,337 केसेस दर्ज हुए हैं। और वहीं नंबर 2 पे मध्य प्रदेश है, 2,947, मतलब ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा है। और लगभग यही स्थिति हमारी 2020 की है। राजस्थान में 5,310 केस दर्ज होते हैं, राजस्थान शीर्ष पर रहता है। और नंबर 2 पे यूपी रहता है, 2,769। 2019 की बात करें तो राजस्थान में 5,997 केसेस दर्ज होते हैं, उत्तर प्रदेश नंबर 2 पे रहता है, 3,065। और कोई सुधार नहीं हो रहा है। आप देखिए प्रभात जी, 2022 में जो अभी राजस्थान पुलिस के आंकड़े आए हैं, जिसमें पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो पूरे प्रदेश में 2,07,994 प्रकरण दर्ज हुए हैं। ये पिछले साल सेम अवधि की अगर बात करें तो 28,000 मुकदमे ज्यादा हैं। और अगर हम रेप की बात करें तो राजस्थान में 31 अक्टूबर तक 6,145 रेप केसेस दर्ज हो चुके हैं। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी का जो एक रिकॉर्ड है कि हम राजस्थान को लगातार 4 साल से महिला अपराधों में नंबर 1 बनाए हुए हैं। आप देखिए ये सब चीजें राजस्थान को शर्मसार करती है। जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं प्रभात जी, जयपुर में डकैतियां होती है, चोरी नहीं डकैतियां हो रही है, बड़ी बड़ी डकैतियां हो रही है। मुख्यमंत्री जी का जो गृह जिला है जोधपुर, वहां पे व्यापारी से अभी थोड़े दिन पहले लूट हुई है, वहां पे रंगदारी चालू है। और एटीएम की घटनाएं, चेन स्नेचिंग की घटनाएं, इसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। आप देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं गंभीर अपराधों की बात करें बिल्कुल तो कहीं ना कहीं अपराधियों में कोई भय नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा। इसमें अगर राजनीतिक स्तर पर भी देखा जाए तो जो शीर्ष नेतृत्व है उसको इस बारे में सोचना होगा। और राजस्थान का जैसा आपने उदाहरण दिया, हमारे साथ योगेंद्र जोशी जी हैं। योगेंद्र जी, देखिए घरेलू अपराध अपनी जगह पर है, लेकिन एक संगठित अपराध जो है वो हमारे लिए चिंता का एक बड़ा विषय है। घरेलू अपराध के अलग कारण होते हैं, उनका घरेलू क्या विवाद रहा, उनमें उनके क्या कॉन्ट्रडिक्शंस रहे, लेकिन जो संगठित अपराध है वो सबसे बड़ा है। रंगदारी के जैसे मामले इन्होंने बताए, पंजाब का जो गैंगस्टर है उसका राजस्थान में एनकाउंटर होता है। प्रॉपर्टी डीलर जो था उस प्रॉपर्टी डीलर पर हमला किया जाता है और उसकी जान ले ली जाती है। एटीएम को जो है उखाड़ कर ले जाया जाता है। इस तरह के जो अपराध बढ़े हैं, ऐसा नहीं है कि पुलिस के पास संसाधनों की कमी है। बॉडी कैमरा की बात की गई थी, क्योंकि बातें अखबारों में निकालने के लिए, अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइन बनाने के लिए कि बॉडी उनको बहुत अच्छे उनके संसाधन जुटा दिए गए हैं। एक कमांड सेंटर बना दिया गया है। अब पुलिस वाले बॉडी कैम लगाकर पूरी रिकॉर्डिंग करेंगे। एक मोबाइल जो एफएसएल टीम बनाई गई है जो सीधा वहीं पर जाएगी और पूरे मामलों की मौके पर जांच करेगी। सारी चीजें होती है, 2-3 अखबार की सुर्खियां बनती है, लेकिन उसके बाद ढाक के 3 पात रह जाते हैं। पुलिस तंत्र की अगर हम बात करें तो इस तरह के अपराधों में क्या आपको खामी नजर आती है इतनी बातों के बावजूद? प्रभात जी, मैंने अभी दोनों राजनीतिक दलों की टिप्पणियां सुनी है। हर राजनीतिक दल अपने अपना शासन के अंदर इस प्रकार की टिप्पणी करता है कि वो बचाव पक्ष की भूमिका में आता है। लेकिन हाँ, पूरे भारत में अगर अपराध बढ़ रहे हैं तो राजस्थान में भी ऐसा नहीं है कि अपराध घट रहे हो या फ्री रजिस्ट्रेशन हो इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। आप रोज अखबार उठाकर देखेंगे गंभीर प्रकृति के अपराधों में वृद्धि हुई है। जयपुर जैसे शहर में डकैतियां हो रही हैं, यहाँ लूट होती है, घर में घुस के गोली मार दी जाती है, घर में घुसकर डॉक्टर को पीट दिया जाता है, मार दिया जाता है, मर्डर हो जाता है। आप ये देखें कि अपराधी बेखौफ हो रहे। मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन मैं भी पुलिस में रहा हूं। अब इन्होंने कहा कि साहब हमारे अपराधी यहां से वहां अपराध करने जाते हैं, हम वहां पकड़ती है पुलिस। मैंने तो किसी अखबार में या किसी न्यूज में अभी तक नहीं सुना कि राजस्थान का कोई जघन्य अपराधी वहां
कर्नाटक, महाराष्ट्र या कहीं पकड़ा गया हो। इनकी दम ही नहीं है, यहाँ के अपराधियों की हैसियत ही नहीं है कि बाहर जाके अपराध कर सकें। बाहर वाले यहाँ जरूर आ जाते हैं, बाहर वाले अपराधियों ने यहाँ खांचा देख रखा है। मुझे ये कहते हुए शर्म आती है और दुख भी होता है। मैं भी पुलिस में रहा हूं, मैं एसओजी में था 2008 में। बंबई से नाइजीरियन पकड़ के लाए जिन्होंने चीटिंग की थी। हम जामताड़ा, बिहार, झारखंड, दिल्ली अपराधियों को लाए हैं। ऐसा नहीं है कि राजस्थान पुलिस कमजोर है, लेकिन जब राजनीतिक इच्छा शक्ति कमजोर हो जाती है, राजनीतिक दल के प्रतिनिधि सुबह उठते हैं और रात को सोते हैं, तब तक राजनीति करते हैं। न पुलिस पर इनका कंट्रोल है, न अपराधियों पर इनका कंट्रोल है। पुलिस वाले बेखौफ हो रहे हैं, पुलिस वाले उनको चिंता ही नहीं है। मुझे बड़ा दुख होता है देख करके कि फायरिंग हो रही है, गोलियां चल रही हैं। अरे पुलिस कहां है ये बताओ, कि पुलिस है कहां, पता ही नहीं चल रहा। महिला कांस्टेबल की हत्या करने के लिए सुपारी दे दी। आप बताइए, यहां पर माधोपुरा में पंचायत हो रही है, पेशाब पिलाया जा रहा है, गार्ड को कुर्सी के बांध दिया, एटीएम उखाड़ के ले गए। मतलब मैं बताऊं, साइबर अपराध दूसरे अपराधों से 3 गुना साइबर अपराध हो रहा है। बीकानेर में कलेक्टर और मंत्री उलझ रहे हैं, उदयपुर में ऑनर किलिंग हो गई, रेलवे ब्लास्ट हो रहे हैं। डीजी एसीपी कह रहे हैं कि साहब पहले तो मंथली लेते थे, अब हफ्ता ही लेने लग गए, क्योंकि अब ट्रांसफर पोस्टिंग का पता ही नहीं पड़ता है। आप ये देखिए, रेलवे ब्लास्ट हुआ, उसका कुछ इनको पता नहीं है। अब पंजाब के अपराधी यहाँ आ गए, वो डेरा वाले जिसको हत्या की थी, वो यहाँ मिल गया जयपुर में, एक अजमेर में मिल गया। मैं ये कह रहा हूं कि इस प्रकार से अपनी सरकार, अपनी पुलिस को बचाने के चक्कर में आप ये क्या करने लग जाते हैं। 2023 के एंड में यही पुलिस किसी दूसरी पार्टी की होगी, तब आप बात करिएगा कि फिर साहब पुलिस किसकी है। यही पुलिस के अधिकारी उस समय होंगे। मैं पुलिस का अधिकारी उस समय में था, लेकिन मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि इस प्रकार के अपराधी अगर हमारे इलाके में, राजस्थान में आ जाते तो वापस नहीं जा सकते थे। उस समय की एसओजी, एटीएस एनकाउंटर करती थी। आज इनको क्या हो गया, इनके हथियारों को सांप सूंघ गया। पंजाब की पुलिस आकर के यहाँ हथियार एनकाउंटर कर रही है। यहाँ के अपराधी की गोली यहाँ की पुलिस की नहीं लगी है, पंजाब पुलिस की गोली लगी है। इनको डूब मरना चाहिए चुल्लू पर पानी में। अरे भाई, वहां की सूचना आ गई, कोई बात नहीं। अरे गोली तो अपनी होती भाई, लेकिन ये तो चांटा भी नहीं मार सकते। आजकल हमारी पुलिस की हालत खराब है, इसमें सुधार करना पड़ेगा। अरे एटीएम को उखाड़ के ले जाते हैं गाड़ी में बाहर बांध के, अरे उसकी आवाज भी आती होगी उखाड़ने की भाई। कहीं ऐसा है पुलिस सोती रहती है क्या रात भरी। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि छोड़ दीजिए पुलिस का राजनीतिकरण करना, अपराधी का राजनीतिकरण करना। जिस भी स्टेट में जिस पार्टी का शासन होता है, वहां का भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट राजनीतिक नेता, अपराधी ये जेलों में भी एंजॉय करते हैं। आपने दिल्ली का देख लिया उदाहरण। इसी तरह से हर स्टेट में है। गुंडा है तो वो वीआईपी ट्रीटमेंट प्राप्त करता है अगर वो जिस पार्टी से जुड़ा हुआ है। पंजाब में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश नहीं जाने दिया, पंजाब में उसको रखा, छोटा सा मुकदमा दर्ज कर लिया और उन्होंने उसको 2 साल तक पटके रखा। मैं ये कह रहा हूं राजनीतिक दलों को कि कहीं ऐसा नहीं हो प्रजातंत्र के आप नजर लगा दो। मुझे ऐसा लगता है कि भारत के अंदर प्रजातंत्र पे नजर लग रही है, कानून कमजोर हैं। प्रभात जी, जो कानून बने हुए हैं ना, ये घुसे हुए बुझे हुए कानून है, इनमें परिवर्तन होना चाहिए। रिफॉर्म की बार-बार करता नहीं है केंद्र सरकार ने बात भी कही। सुनिए प्रभात जी, अपराधी जो जितने अपराधी हैं इनके खिलाफ एक एक मुकदमे दर्ज नहीं है, 100 50 मुकदमे दर्ज हैं। तो बताइए फिर इनकी जमानतें कैसे हो जाती है, इनको संरक्षण कौन दे रहा है। इसीलिए राजस्थान जो है दूसरे स्टेट से, और ये सबके मन में है, चाहे राजनीतिक दल का कोई प्रतिनिधि हो, रोज अखबार पढ़ता है, उसको पता है कि हमारे राज्य की क्या स्थिति है।
बिल्कुल सही कहा आपने। प्रतिष्ठा जी देखिए, ये जो मामला राजनीति की, इसमें बात इसलिए बार बार कही जा रही है, ये देखा जाता है जब सरकारें बदलती हैं तो जो भी अब सीधे से अगर भाषा में बात कहें तो जो उनके जो फंडर्स जो होते हैं, जो उनको फंड देते हैं, मदद करते हैं या फिर इलेक्शन के वक्त में उनको, वो सभी उनके दामाद की तरह पर ट्रीट किए जाते हैं उस वक्त में। मैं सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, लगभग हर पार्टी का यही खेला चल रहा है एक तरह से। अभी जो ताजा मामला था, एक कारोबारी है जिसको सुसाइड करना पड़ जाता है, उसने अपने उस पत्र में जिक्र किया और ये पुलिस की तफ्तीश में बाद में सामने आया कि एक पुलिस अधिकारी उसमें शामिल थे जो उनसे ठगी करके पैसा ले गए, करोड़ों रुपए, लेकिन उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया और उसके बाद उस प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए उसमें एफआईआर लगवा दी। क्या आपको लगता है कि बिना राजनीतिक संरक्षण के इस तरह से कोई पुलिस अधिकारी अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सकता है? मुझे नहीं लगता, नहीं कर सकता। ये सिर्फ एक उदाहरण मैं दे रहा हूं। आपको नहीं लगता कि राजनीतिक स्तर पर और कम से कम शीर्ष नेतृत्व के, क्योंकि अगर शीर्ष नेतृत्व अपनी बात को या फिर अपने काम करने के तरीके को अपराधियों पर अंकुश लगाने के तरीके में अगर थोड़ी सी कड़ाई लेकर आए, तो जो सबऑर्डिनेट्स हैं या फिर जो नीचे के या फिर प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें, पुलिस विभाग की बात करें, वो थोड़ा सा मुस्तैद होगा। ढील ऊपर से है, इसी वजह से नीचे से पतंग कट रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपने शायद म्यूट किया हुआ, अनम्यूट कीजिए। जी प्रभात जी, मैं कह रही थी कि निश्चित रूप से तो हम देखते हैं, क्योंकि हमने देखो हरियाणा का एक उदाहरण है कि जब सरकार बनानी थी तो चौटाला परिवार को बाहर आ गया, तो राजनीतिक संरक्षण तो लोग राजनीति में सरकार बनाने के लिए जब इस तरह के समझौते आते हैं, एक बार गोपाल कांडा से बात चली, फिर मीडिया में वो मामला पूरा बहुत ज्यादा उठ गया, तो वो उधर से उन्होंने कैंसिल करके और चौटाला परिवार से करके उनको बाहर ले आए, तो वो दो दुखी दुल्हे हो गए। तो निश्चित रूप से जो आज जो राजनीति हो रही है देश के अंदर, जो राजनीति का जिस तरह से गिराव हुआ है, उसमें कोई शक नहीं कि राजनीति गलत तरीके से लोग अपनी सरकार बनाने के लिए, बचाने के लिए इस तरह के जो कदम उठाते हैं, तो ये गलत है, एक तरह से हर किसी के लिए गलत है और अपराधी होते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जब वसुंधरा सरकार थी यहाँ, तब भी एटीएम उखड़ते थे, तब भी मर्डर होते थे। डेल्टा मेगा केस जो बीकानेर का था वो बहुत चर्चित केस है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। और दूसरी बात कि ये केवल राजस्थान में नहीं, राजस्थान में ये चीज तो आप हमें माननी पड़ेगी। जिन डाटा की आशीष जी चर्चा कर रहे थे कि राजस्थान नंबर 1 पर केस दर्ज हो रहे हैं, लेकिन उसी में ही साथ में ये चीज भी उन्होंने डाटा के साथ, मैं डेटा वाले सवाल के साथ, आपने डेटा वाले सवाल उठाए, मैं आता हूं उनके बाद है उनकी जो उनके अंदर त्वरित निर्णय हो रहे हैं, ये चीज भी उसी में आए, तो आप साथ में वो चीज भी बताइए ना कि राजस्थान। मैं समझ ले रहा हूँ, आशीष जी से यही सवाल लेता हूँ। आशीष जी से आपने जो सवाल उठाया, मैं आशीष जी के पास आ जाऊँ। आशीष जी, दो चीजें हैं, एक तो अपराधों जो दर्ज होते हैं उनकी संख्या, एक उनके निराकरण की संख्या। अपराध दर्ज होने की संख्या को लेकर कांग्रेस का ये कहना है, क्योंकि हमने ये सुनिश्चित कर दिया है कि हर एफआईआर दर्ज होनी है, एफआईआर दर्ज करने के लिए कोई मना नहीं कर सकता। मैं आ रहा हूँ वही सवाल, इस वजह से ये जो दर्ज के आंकड़े, मैं वही सवाल कर रहा हूं। आशीष जी, ये कहना है कांग्रेस का कि इसी वजह से ये जो आंकड़े हैं ना एनसीआरबी के, ये बढ़े हैं क्योंकि एफआईआर दर्ज करना सुनिश्चित कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ अगर उन आंकड़ों को भी रखा जाए तो मुझे लगता है कि कहानी बिल्कुल बदल जाएगी कि इनमें से कितनों में सही अपराध साबित हुए, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि इनमें से कई अपराध ऐसे होते हैं जो कई एफआईआर ऐसी होती हैं जो फर्जी तरीके से दर्ज करवाई जाती हैं, जो सच नहीं होती हैं। आपको क्या लगता है कि क्या सिर्फ इतना कर देना काफी है कि एफआईआर दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए, लेकिन उसके साथ उस अपराध में उसकी अपराध का अनुसंधान किस तरीके से जल्दी किया जाए, और ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि चालान जल्दी से जल्दी पेश हो जाए, कोर्ट में जल्दी से जल्दी फैसला हो जाए, ताकि एक तो पेंडेंसी तो अलग विषय है, लेकिन अपराधी को अगर देरी से उसकी सजा मिलती है तो जो पीड़ित है उसको न्याय, एक तरह से अन्याय के बराबर कहा जाता है। देखिए प्रभात जी, मैं दो बातें यहाँ पे कहना चाहता हूँ। योगेंद्र जी रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, बहुत वरिष्ठ रहे हैं, लंबे समय तक उन्होंने पुलिस की सेवा की है। योगेंद्र जी, मुझे आप बताइए, राजस्थान पुलिस में ऐसा कब होता था कि जब गंभीर अपराध होते थे, रेप के केसेस होते थे, हत्या के केसेस होते थे और बड़ी बड़ी डकैतियां होती थी और पुलिस केस दर्ज नहीं करती थी? राजस्थान में गंभीर अपराधों में केस हमेशा से दर्ज हुए हैं। तो जो राजस्थान की सरकार बार बार ये ढकोसला करती है ना कि साहब हमने केसेस को प्री रजिस्ट्रेशन अलाउ कर दिया है। एक मिनट प्रतिष्ठा जी, मेरी बात सुनिए, आपका नंबर आएगा, आप जवाब दीजिएगा। प्रतिष्ठा जी मेरी बात सुनिए, आपका नंबर आएगा। प्रतिष्ठा जी आपका नंबर आएगा जी। देखिए, राजस्थान में
रेप हो, हत्या हो, बड़ी बड़ी डकैतियां हों, इसके केस शुरू से दर्ज होते रहे हैं। हमारी स्थिति राजस्थान की एक पीसफुल स्टेट में काउंट होती थी, और आज की भी स्थिति यह है कि अगर अपराध गंभीर नहीं है और अगर आपकी अप्रोच नहीं है तो आप पुलिस में जाकर के केस दर्ज नहीं करा सकते हैं। ये फैक्ट है। मुख्यमंत्री जी कोई भी दावे करते रहे, दावे में सच्चाई नहीं है। और योगेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात कही कि भाई सारे जनता जो है वो अखबार पढ़ती है, अखबारों के अंदर अपराधों का भी आता है, अपराधी को सजा मिलती है। प्रतिष्ठा जी, इसका भी जिक्र होता है कि अपराधी को ये सजा मिली है, इतने साल की जेल हुई है, आजीवन कारावास हुआ है, जज ने उसको फांसी की सजा दी है। सारी खबरें बहुत अच्छे से प्रकाशित होती है, लेकिन जनता बहुत अच्छे से जानती है कि राजस्थान में अपराधों की क्या स्थिति है। मैं पॉलिटिक्स करना नहीं चाहता हूं, लेकिन प्रतिष्ठा जी, अगर आपको लगता है कि आपके दावों में इतना दम है, राजस्थान में वाकई में आपने एक सुरक्षित माहौल क्रिएट कर दिया है, तो आपकी पार्टी राजस्थान में सरकार में है, 1 साल के अंदर चुनाव आ रहे हैं, आपकी पार्टी को कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में जाना चाहिए। जनता दूध और पानी का पानी कर देगी। बिल्कुल योगेंद्र जी, समय कम है, आपसे मैं सवाल लेना चाहूंगा। देखिए, गुड़ा का भी एक बयान आया था कि डिसेंट्रलाइज नहीं किया गया है व्यवस्था को और इस वजह से चीजें बिगड़ रही हैं। उन्होंने ये कहा था कि कांस्टेबल के ट्रांसफर के लिए भी सीएमओ जाना पड़ता है। ये एक बात है, लेकिन इसके साथ में एक दूसरी बात और जोड़ना चाहता हूं। जब तक ट्रांसफर्स में डिजायर को बंद नहीं किया जाएगा, ट्रांसफर की सूची में आप देखें आगे नाम लिखा होता है किसने किसका ट्रांसफर कहां करवाया, एक तरह से लॉबी क्रिएट कर दी जाती है। मुझे लगता है कि व्यवस्थागत तरीके में प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसमें एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। आपने जो रूल्स की, कानून की बात कही है, उनके लिए बात चल रही है, लेकिन अगर इस तरह से डिजायर मांगी जाने लगेगी तो फिर कौन अपने तरीके से, सब अपने तरीके से काम करवाएंगे, पुलिस तंत्र को अपने कब्जे में रखेंगे, तो कहां का अपराध कंट्रोल होगा? देखिए प्रभात जी, वर्तमान स्थिति में राजनीति चलाने के लिए कि राजनीति चलती रहे किसी भी प्रदेश में, ये राजस्थान की बात नहीं, किसी भी प्रदेश में राजनीति चलती रहे, तो एमएलए की डिजायर है, दूसरी डिजायर है, इनका ध्यान रखना पड़ता है। राजस्थान में भी ध्यान रखना पड़ रहा है। जो मजबूरी में मंत्री, और किसी को तो मंत्री बना दिया, मंत्री बन गए। आज देखिए रोज चीख रहे, चिल्ला रहे कि कोई कह रहा है मैं तो हेलीकॉप्टर के लटक रहा हूं। आप बताओ, वो हेलीकॉप्टर के लटक रहा है, वो राजस्थान का उनका सलाहकार है। एक कह रहे हैं साहब इनको मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री दूसरों को बना लो। और इस तरह से जो घालमेल चल रही है राजस्थान में, ये प्रदर्शित करती है कि इनका जब इस तरह की स्थिति है तो इसके अंदर पोस्टिंग वगैरह जो हो रही है ना, जितनी भी वो पोस्टिंग्स वगैरह राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाती है, प्रशासनिक दृष्टिकोण को देखते हुए नहीं की जाते। और दूसरा सवाल जो ये बात कर रहे थे, जो महिलाओं से संबंधित अपराध में कोटा में 600 अपराध में से कुछ अपराधों को वहां की महिला आयोग ने चुने कि इनमें जो एफआईआर लगी हुई है इनके अंदर इनको सजा दिलाई जाए महिलाओं को। तो आप देखिए उनके यहाँ धरने प्रदर्शन हो गए और उन्होंने कहा आप किस बात की सजा दिलाने के लिए हुए, वो सारा का सारा डंप हो गया। क्या है, एक अगर 56% अपराधों को ये कहते हैं झूठे हैं, तो उन 56% अपराधों में 182, 211 की कार्रवाई करा दीजिए टोटल में, आपको पता हो जाएगा वो झूठे 56% नहीं है। वो जितनी महिलाएं जिनको धोखा देके, जिनको बहला फुसला करके उसमें एफआईआर लगाई गई है, अगर उन महिलाओं को ये पता लग जाएगा हमारे खिलाफ, ये मुकदमे दर्ज होकर के हमारा चालान हो जाएगा। मैं कह रहा हूं थानों में जगह नहीं मिलेगी, सारे जाकर के जितने ये कहते ना, मैं आपको बताऊं, आप देखोगे ये 2 लाख जो इन्होंने बताए थे आंकड़े, 2,79,044 ये मुकदमे दर्ज हुए हैं। एफआईआर लगी है 74,200, उसमें झूठे हैं 43,000 और सबूत नहीं मिले 26,971 और चालान कितने हुए 78,941 और अनुसंधान बाकी है 54,727। अरे ये आंकड़े हैं हमारे, और आप कह रहे हो कि हमारा अनुसंधान बहुत टनाटन है। अरे भाई ये कोई टनाटन है क्या? आप देखिए 1/4, मतलब 1/4 का भी इन्होंने चालान बड़ी मुश्किल से किया है। उनके के अंदर कितनी सजा हुई, कभी आंकड़े आते हैं क्या कि हमने इतनों को सजा दिलाई है और इतनों को सजा नहीं दिलाई है? मैं कह रहा हूं प्रभात जी, राजनीतिक दल जो भी आंकड़े देते हैं, जिस स्टेट की राजनीति पार्टियां होती है उस स्टेट के लोग, उस स्टेट के डीजी, उस स्टेट के पुलिस के अधिकारी उन आंकड़ों को मिला जुला करके उनको निकाल के रख देते हैं ताकि वो सरकार के चलगू बने रहे। बिल्कुल आपने सही कहा, आंकड़ों को अपने तरीके से पेश किया जाता है, उनमें उन चीजों को हाईलाइट ज्यादा किया जाता है जो उनकी इस बात को सामने रखें कि स्टेट में सब कुछ ठीक है। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अपराध पर और बता दूं आपको, ये जो मर्डर है, जो अपहरण है, डकैती है,
चोरी है, ये रुकती नहीं है, इनको आप छुपा नहीं सकते। और ये अगर आप कहते हो कि साहब हमारे यहाँ फ्री रजिस्ट्रेशन है, तो इनके आंकड़े देख लीजिए, इनके आंकड़े 28% अपराधों में वृद्धि है, 33% अपहरण, 25% डकैती। ये क्या है भाई, इसको क्या कहते हैं आप? आपने सही कमजोरी नहीं देख रहे हैं कि हमारा कंट्रोल नहीं है? और आप बताइए, हमारा यहाँ का जो मुखिया है वो ये कहते हैं, ये श्रद्धा का जो मर्डर हुआ है उसमें कहते हैं ये दुर्घटना है। अरे भाई मुझे शर्म आती है, अपराध और दुर्घटना में फर्क है भाई। अरे अपराध दुर्घटना को तो फर्क समझ लो नेताओं, ये क्या करते हो आप लोग? बिल्कुल लबोलुबाब यही है कि राजनीतिक चश्मे से अगर हम हर चीज को देखेंगे तो उसमें हम राजनीतिक मकसद ही ढूंढने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि जब आम आदमी की बात आती है तो राजनीति का ये फर्ज बनता है कि अपराधी को लेकर वो अपनी थोड़ी सी कड़ाई लेकर आए और साथ में एक माहौल कम से कम ऐसा बनाए लोगों में वो सुरक्षित अपने आप को महसूस कर सके। बाहर नहीं तो अब तो घर में भी लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करें, घर में घुसकर डकैती हो रही है। इनके क्या कारण हो सकते हैं, लेकिन कारण के साथ ही निदान उनके साथ में ढूंढने होंगे और निदान ढूंढने के लिए आप चाहे संसाधनों का इस्तेमाल करें, नफरी बढ़ानी हो नफरी बढ़ाएं। जनता को सिर्फ सुरक्षित रहने से मतलब है। और गंभीर अपराधों की अगर बात करें वो बहुत एक बड़ा विषय है, संगठित अपराध एक बहुत बड़ा विषय है। मुझे लगता है कि अपराध की कैटेगरी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, राजनेताओं के लिए चुनौती भी बढ़ती जा रही है। उन चुनौतियों का उन्हें सामना करते हुए कुछ ऐसा माहौल बनाना चाहिए ताकि आम आदमी जब घर से बाहर निकले या फिर घर में रहे तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास विषय में जुड़ने के लिए। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।